और अब इस वक्त की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त में आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एजेंडे की अगर बात करें तो जो खास चर्चा है वो ये कि प्रधानमंत्री ने जो कल संदेश दिया उसमें क्या कुछ खास रहा। लाल किले से पीएम मोदी के संकल्प से देश में विकास को लेकर लोगों में भरोसा और मजबूत। पीएम ने कहा 2014 में परिवर्तन का संकल्प लेकर मैंने देशवासियों से वादा किया और अब वादे को विश्वास में बदल दिया। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का वादा आज विश्वास में बदल गया है। इसके लिए हमने कठोर परिश्रम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में ये बात खास तौर पर आई। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपके सामने देश की उपलब्धियां इससे अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करूंगा, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देशवासियों के समक्ष रखने के साथ ही विकसित भारत के अपने लक्ष्य को भी पीएम ने लोगों के सामने लाल किले के संबोधन में रखा। परिवार जनों ऐसा कहकर लोगों को संबोधित किया पीएम ने। और विश्वकर्मा योजना से लेकर मध्यम वर्गीय लोगों के घर के सपने को पूरा करने के लिए कई नई योजना की शुरुआत भी की। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवादी राजनीति से लोगों को सचेत रहने की जरूरत भी बताई और कहा कि विकसित भारत के संकल्प के सामने भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन कांग्रेस तो बीजेपी को वोट देने वाले आम लोगों को भी राक्षस बता रही है। फर्क साफ है, एक और पीएम मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खींच में उन्हें वोट ना देने वालों को राक्षस बता रही है। और सवाल एजेंडा का भी है। पीएम ने देश के सामने मिशन 2024 को लेकर विकास का अपना एजेंडा रखा, लेकिन विपक्षी गठबंधन में सोशल इंजीनियरिंग से मोदी के साथ मुकाबले की तैयारी चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में संभवतः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की स्थिति की समीक्षा कर रही है। लेकिन रोड मैप को लेकर गठबंधन खामोश है कि अब आगे क्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से प्राचीर से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया, आइए उस संकल्प को पहले सुन लेते हैं। 47 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है। और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अगले कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। और आज की हम खास चर्चा इसी पर करने वाले हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में विजय कौशिक जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। मैं शुरुआत विनोद जी से करता हूं। विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना एक बड़ा सा संबोधन दिया लाल किले के प्राचीर से,
हर बार प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस बार का जो संबोधन रहा उसमें कुछ खास बातें रहीं। अगले 5 साल को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया प्रधानमंत्री ने, अपनी गारंटी दी कि मोदी की क्या क्या गारंटी है। एक तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे के लिए एजेंडा को देशवासियों के सामने रख दिया। विनोद जी। लाल जी, पहले मैं आपकी रिपोर्ट से जो अब अभी जो कैबिनेट की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके बाद जो आपने कुछ महत्वपूर्ण फैसले को सामने में रखा था, जी जी, मैं सोचता हूं कि उस पर थोड़ा सा चर्चा करना बेहद जरूरी है। कि आप ये देखिए कि ये पीएम ने जो बात कही थी कल लाल किले से कहते हुए, उन्होंने जो विश्वकर्मा योजना की बात बताई थी, उन्होंने देश में जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की बात बताई थी, उसको साकार होते हुए आपने कैसे आज ही देख लिया कि आज विश्वकर्मा योजना की पूरी एक ड्राफ्ट लेके, पूरी उसकी चर्चा को लेके यहाँ मिनिस्टर खुद हाजिर हुए थे और ये सारी चीज़ योजना के बारे में बता रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि एक पूरे कह सकते हैं कि देश में उन सारे शिल्पकारों को, उन जो अभी तक जो सारे लोग कभी हाशिए पे चले गई थी भारत की कला, भारत की परंपरा में जीने वाले लाखों करोड़ों लोग जो हाशिए पे पहुंच गए थे, उन कारीगरों को कितना बड़ा सम्मान मिला है। उनको जब ये आप आर्थिक मदद देंगे, उनको आप मेन स्ट्रीम में लाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि देश के हजारों लाखों परिवार जो है वो फिर से अपनी विरासत की ओर लौटेंगे और विरासत की इस परंपरा को अपनाएंगे और गर्व से अपनाएंगे, क्योंकि उसमें रोजी होगी, उसमें रोटी होगी और उनमें उनका गर्व से महसूस भी होगा, क्योंकि उनका वो अपना काम होगा। तो ये सारी चीजें आप देखते देखते अगर बात करें कि 2014 से अगर जो पीएम ने जो कहा था ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और रिफॉर्म की बात, और वो कैसे विश्वास में बदला है, तो इसको आप सामने में एक एग्जाम्पल की तरफ देख सकते हैं। अब मैं आपकी रिपोर्ट पे आता हूं कि जो पीएम का कॉन्फिडेंस था इसी ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म की बात करते हुए, कि उन्होंने जब बात कही कि वो जो संकल्प उन्होंने जो लाल किले से लिया था, वो सारे संकल्प जो है विश्वास में कैसे बदला है। और वो विश्वास में इसलिए बदला है कि उन्होंने जो भी ऐलान लाल किले से किया था, वो सारे चीजें जमीन पे उतारी गई, उसका इम्पैक्ट बना। वहीं से आप कह सकते हैं कि जो बिहेवियर चेंज का मूवमेंट पहली बार अगर लाल किले से स्वच्छता का मिशन का हो और उसके बाद जल जीवन मिशन का हो, कई तरह ऐसे जो देश में मिशन चले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन हो, ऐसे अनगिनत मिशन जो थे वो पीएम ने लाल किले से शुरुआत की थी और देश के जनमानस में उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये बात में जब कितना दम है लाल जी, कि जब आप कहते, जब वो कह रहे थे कि हमारा वो सारे संकल्प कैसे विश्वास में बदला है, तो ये विश्वास में बदलने की जो उनकी एक आप कह सकते हैं कि उनकी नेतृत्व की जो क्षमता है, इसी विश्वास से वो कह रहे थे कि अगले साल मैं ही आ रहा हूं और इस नए विश्वास में, नए उत्साह में कुछ बड़ी उपलब्धियों की चर्चा करूंगा। तो ये सब कहते हुए इसमें देखिए कि जनता के साथ में, लोगों के साथ में जो उनका एक अपना संवाद है, और वो अपना रिपोर्ट कार्ड ही नहीं पढ़ रहे थे। आप सबसे पहले उस चीज को देखिए कि पहली बार आप देखे होंगे कि लाल किले में से संबोधन करते हुए परिवारजनों की बात कर रहे थे। बिल्कुल, अपने 140 करोड़ देश के लोग उनके परिवार के हिस्सा बता रहे थे। तो ये बताता है कि एक सर्वसुलभ उपलब्ध होने वाला, सर्वसुलभ बात करने वाला, अपनी भाषा में अपने लोगों के साथ संवाद करने वाला पीएम की जो परिवारजनों की बात कह के वो एक तरह से लोगों में वो भरोसा बता रहे थे, विश्वास पैदा कर रहे थे। लेकिन जब बात आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, दूसरी तरफ बता रहे थे कि वो उसमें ईर्ष्या है, कितना घमंड है, कि आपने वही बात अपनी रिपोर्ट में अभी चर्चा करते हुए कहा कि उसमें आप ये देखिए कि एक तरफ आप कांग्रेस के ही लीडर जो वहाँ हरियाणा के कैथल की सभा में बोलते हैं कि जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस है। और तो सवाल ये है कि आपकी जो एरोगेंसी है कि ये आप उनको, उन लोगों को जो आपको पसंद नहीं करते या आपके नीतियों को खारिज करते हैं, आप उनको राक्षस बताते हैं। एक जगह ये है कि प्राइम मिनिस्टर का अपना कार्य करने का स्टाइल है कि वो 140 करोड़ देशवासियों को अपने परिवार मानते हैं और अपने परिवारजनों के साथ संबंध। लौटता हूं आपके पास, लेकिन आपने बात उठाई और मैं भी ये पूछने वाला था। विजय कौशिक जी भी बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, जरूर जवाब देना चाहेंगे। विजय जी, जिस तरह प्रधानमंत्री ने एजेंडा रखा उसका मुकाबला कैसे करेंगे? उनको वोट देने वाले या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले को राक्षस बता करके करेंगे मुकाबला? विजय जी, देखिए, सबसे पहले मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ जी कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो अपनी उपलब्धियों के कारण प्रधानमंत्री नहीं बने थे। वो हमारी पार्टी नेतृत्व के कुछ नेताओं की गलतियों के कारण प्रधानमंत्री बने। अच्छा, हमने उन्हें मौका दिया 2014 में। अच्छा,
भाई अगर हम भाजपा के, आप मणिशंकर अय्यर की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? हिंदुत्ववाद है, बहुत सारे हैं। अच्छा। मणिशंकर की क्या बात करूं? हाँ। राहुल गांधी जी सुबह से शाम तक जो काम करते हैं जी, अगले दिन सुबह से ही हमारी पार्टी का कोई ना कोई नेता उस पर पानी फेर देता है। तो सारी मेहनत हमारी पार्टी में आलम ये हो गया है। नया नाम रणदीप सुरजेवाला जी का है। ये और भी कई नेता हैं। रणदीप सिंह के एक चीज है, गलती किससे नहीं होती। रणदीप सुरजेवाला इंसान है, राहुल गांधी जी इंसान है, लेकिन गलती करके मान लेंगे तो उससे मैं ये समझता हूँ कि जनता उस बात का हमारी का स्वागत करेगी। कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान दिया है वो उनका निजी बयान है, बिल्कुल गलत बयान है। वो देश की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। यहाँ पर एक बात मैं जरूर रख दूं, विजय जी आप निंदा कर रहे हैं ऐसे बयान की, गलत ठहराएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान को डिसऑन नहीं किया है, ये बड़ी बात है। आप मेरी बात, अब मैं वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ। कि राहुल गांधी जी जो मेहनत करते हैं, हाँ। वो जो डेली मेहनत कर रहे हैं, वो जो साप्ताहिक मेहनत कर रहे हैं, उस सब पर पानी फेरने के लिए 2-4 लोग ही काफी हैं। रोज जो है नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं। देखिए चुनाव के अंदर कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक अपील करती है मतदाताओं से कि भाई आप वोट डालने जरूर जाओ, चाहे किसी को भी दो। यहाँ तक तो ठीक है। ये लोकतंत्र का एक पर्व है, ठीक है, इसमें सभी को वोट डालनी चाहिए। बिल्कुल। अब अगर कोई भाजपा को वोट डाल रहा और हम ये कहें कि जी नहीं जी भाजपा को जो वोट दे रहा है वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, हाँ। ये गलत है। बिल्कुल, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं, लेकिन यही बात कांग्रेस पार्टी को बोलनी चाहिए जो कि पार्टी नहीं बोल रही है। पार्टी भी बोलेगी, सुनिए ना। हाँ। देखिए एक कार्यकर्ता बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ। अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो देश में जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, सबसे बड़ा सदमा उनको है। अगर हमारी पार्टी को नुकसान होता है, हाँ। तो क्योंकि निचले स्तर पर बहस कौन करता है बीजेपी वालों से? चलिए लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ विजय जी, देख लीजिए कितने कार्यकर्ता सिर फुलवा चुके हैं। लौटता हूँ विजय जी, लौटता हूँ। ठीक, विनोद जी, इस बार एक चीज मैंने और देखी, आपने भी जरूर नोटिस की होगी कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, और खासतौर पर तुष्टीकरण को प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकास में सबसे बड़ा बाधक रहा है। ये मुद्दा जो उन्होंने लाल किला से रखा, एक तरह से ये बिल्कुल साफ संकेत है कि आने वाले मिशन 2024 के लिए इन मुद्दों पर बड़ी करारी चोट होने वाली है प्रधानमंत्री की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में रहेगा ये। लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊँ उससे पहले अभी जो विजय कौशिक जी बोल रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और काफ़ी अनुभवी हैं जी, तो हमें उनकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए। वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट तो कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन उनका सवाल जो था उसका जवाब तो अभी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे तो बेहतर से देंगे। लेकिन जितना मैं समझ पाया उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा कि ये कन्फ्यूजन पार्टी में क्यों है। हाँ। विजय जी भी कांग्रेस के नेता हैं और आप अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बताएं तो वो भी नेता है। बड़े छोटे की बात तो आप छोड़ दीजिए, जी जी, नेता तो आइडियोलॉजी से होता है, तो वो भी नेता है, वो भी नेता है। रही बात उनको बताने की ये जरूरत है, और इस मामले में उनकी विशेषज्ञता है क्योंकि हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के बड़े कांग्रेस नेता हैं। तो ये बताएं कि आज दिल्ली के कम से कम 30 बड़े नेताओं से राहुल गांधी और खड़गे जी की पार्टी अध्यक्ष प्रेसिडेंट खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है, ठीक है। और मुलाकात का जो मजमून था उस मुलाकात में कि उसका ऑब्जेक्टिव था कि दिल्ली के जो 7 सीट है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी के साथ कैसे हो। और आज देखिए कि आज नीतीश कुमार भी आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, और उनका आने का जो मकसद है वो मुंबई में जो होने वाली मीटिंग है इस INDIA गठबंधन का, उसमें अब फॉर्मूला कन्वेनर का होना है एजेंडा में और सीट शेयरिंग का होना है। तो नीतीश कुमार इसके वर्कआउट करने के लिए और कांग्रेस की मुश्किलों को आसान करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तो आम आदमी पार्टी से नीतीश कुमार मुखिया से, केजरीवाल से नीतीश कुमार मिलेंगे। इस बीच में जो कांग्रेस ने जो मीटिंग बुलाई थी और अपने 30 के लगभग बड़े नेता जो दिल्ली प्रदेश के हैं, जो मुखर विरोधी हैं केजरीवाल के, उनसे मुलाकात हुई थी जी। और मीटिंग से बाहर निकलते ही सबसे पहला अगर आप संदीप दीक्षित का देखिए तो उनका साउंड बाइट है, उनका रिएक्शन आता है इस तरह से कि वो कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल वो सीधे सीधे बीजेपी का
बी टीम है, बी टीम है। हाँ। अब आप सोचिए कि वो INDA गठबंधन के 2 बड़े सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं। वो वहाँ कांग्रेस में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी तक से मुलाकात हो चुकी है। लेकिन संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि इनके साथ में हमारा कोई भी गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता। जी। और संदीप दीक्षित अगर कह रहे हैं कि हम दिल्ली के 7 सीट पे कांग्रेस अपनी उम्मीदवार को उतारने जा रही है, तो अब बताइए कि ये कांग्रेस के जो हमारे कौशिक जी हैं, तो कल तो ये भी कहेंगे कि ये यहाँ संदीप दीक्षित कंफ्यूजन फैला रहे हैं, पार्टी आला कमान को फैसला करना है, ये कौन होते हैं, आप पंजाब में कंफ्यूजन कराएंगे। तो ये देश में आप लोग कंफ्यूजन क्यों ला रहे हैं? ठीक है, आप पे नेता कह रहे हैं कि हमारा कोई अलायंस नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये 26 ग्रुप हैं, पार्टीज हैं, वो हमारे अलायंस में चट्टानी एकता की तरह खड़े हुए हैं। तो लोगों को तो कम से कम सही तस्वीर तो सामने रखिए। लौटता हूं आपके पास, शिवम छाबड़ा जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शिवम जी। आप तक अगर आवाज जा रही हो तो हमें ये जरूर बताएं कि जब कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी रहे लंबे समय तक रणदीप सुरजेवाला जी, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मीडिया के प्रभारी रहे, कितना जिम्मेदारी का पद होता है। उन्होंने आपके वोटर को, भारतीय जनता पार्टी के वोटर को राक्षस करार दे दिया। अब आप कैसे अपने वोटर को समझाएंगे, कैसे वोटर के पास क्या एजेंडा लेकर जाएंगे शिवम जी? लालचंद जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब का जो स्टेटमेंट था जी, वो सही मायने में कांग्रेस पार्टी के चरित्र और चाल को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि जो घमंडिया नया अलायंस इनका बना है, ये सही मायने में तो हम कह सकते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब है। और कहीं ना कहीं आप कल्पना करिए कि सभी लोग जो है इस घमंडिया अलायंस के अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, वो परिवारवाद से ग्रसित हैं। मुझे लगता है अगर एक आध एक्सेप्शन छोड़ दें तो लगभग सभी दल, चाहे वो RJD हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो आप कल्पना करिए कि मतलब अगर आप दक्षिण भारत में चले जाए वहां की स्थिति हो, आप जितने भी अलायंस पार्टनर ढूंढ ले, अब्दुल्ला साहब की पार्टी हो, PDP हो, ये जितने भी दल हैं, कहीं ना कहीं एक बात तय है कि इनके जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं परिवारवाद का एक निष्कर्ष है। और कहीं ना कहीं इनका एजेंडा हिंदुस्तान का भला नहीं है, इनका एजेंडा नए भारत का विकास नहीं है, इनका एजेंडा केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का। अब आप कल्पना करिए कि नेगेटिव पॉलिसी के साथ आप कितने सकारात्मक रूप से चुनावों के अंदर में काम कर सकते हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं संभव है। दूसरी बात आपने ये कही कि कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो स्टेटमेंट है, मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप कल्पना करिए कि जो एरोगेंस है ना, कि आपका जो बौखलाहट है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी पर, नेताओं पर तो चलता ही रहा है, लेकिन अब आप सोचिए कि आप वोटरों पर भी गलियाने लग गए हैं। बिल्कुल, लौटता हूं। ये इस बात का प्रतीक है, लौटता हूं, इस बात का प्रतीक है कि आपके पास में आप मुद्दा विहीन है, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, और कहीं ना कहीं आपकी बौखलाहट है जनता के ऊपर। लेकिन हमें कोई इसकी चिंता नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारा मोदी जी है, उसका विकास, उनका जो एजेंडा है, वो निश्चित रूप से घमंडिया पर बहुत भारी। ठीक, लौटता हूँ आपके पास और मैं चलता हूँ विजय कौशिक जी के पास। विजय कौशिक जी, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री के संबोधन से भी लग रहा है, अभी शिवम जी बोल रहे थे उनसे भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वंशवाद को, परिवारवाद को, तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बना करके वो मैदान में उतरने वाले हैं। कांग्रेस इसका काट कैसे करेगी विजय कौशिक जी? देखिए, सच्चाई है कि हमारी पार्टी को आज राजनीति की नहीं, कूटनीति की जरूरत है। हाँ, राहुल गांधी जिस दिन कूटनीति के हिसाब से चलेंगे, भाजपा को पटकनी देना कोई बड़ी चीज नहीं है। भाई सबसे बड़ी बात यह है, इनके यहाँ पर वंशवाद मोदी जी के यहाँ कथित रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि भाई मोदी जी के परिवार में किसने अपनी शहादत दी है, जरा वो बताएं, इसलिए वो वंशवाद की जिक्र नहीं कर सकते। भाई हमारे यहाँ तो नेताओं ने कुर्बानी दी है, इस आधार पर राहुल गांधी जी का पूरा मान सम्मान है कि उनके परिवार के लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसी ना RSS कह सकती है, ना भाजपा कह सकती है। बहरहाल इनके हर मुद्दे का तोड़ हमारे पास है, लेकिन वो कूटनीति के तहत है। भाई मुझे बताइए, अगर देश का इतना ही विकास हुआ है, इतना ही उत्थान हुआ है, तो माननीय मोदी जी विकास की परिभाषा बता दें। ये कहते हैं कि हमने इकोनॉमी को इतने इस लेवल तक ले आए हैं, अगली बार जो टीम में होगा वर्ल्ड लेवल पर,
माननीय मोदी जी, हमने पहले भी कई बार आपसे पूछा, 100 रुपए की चीज 300 रुपए की हो गई, 100 रुपए पर 28 रुपए GST। ठीक है, यानी आप महंगाई की बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी मुद्दे पर टैक्सों की भी मार है, महंगाई की भी। अभी गाँवों का जिक्र कर रहे थे, गाँव के शक्ति होगी तो कस्बे का विकास होगा, शहर का होगा। जी जी भाई, आप खुद 5 किलो गेहूं पर जिंदा रख रहे हैं। ठीक है, बताइए, ये कहना चाहिए था कि हम उन्हें गाँव के लोगों को इतने रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, उसका कोई रिकॉर्ड बताते। ठीक है, यानी कि आप रोजगार, महंगाई, इस तरह के मुद्दों पर आप जरूर ले जाए। एक चीज और कहना चाह रहा हूं, एक चीज और कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि भी हमारी नाकामयाबियों का फायदा उठा रही है भाजपा, और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे नेता अपने बयानों लौटता हूँ आपके पास। हमारे यहाँ कमेटी बनी इन सब चीजों के लिए, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी चीज नहीं है। भाजपा की IT सेल हमारे खिलाफ हमारे किसी बयान का कोई उपयोग कर ही नहीं पाएगी, तो उससे भाजपा को ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी, आपने शिवम छाबड़ा जी को भी सुना, विजय कौशिक जी को भी सुना, लेकिन ऐसा लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का जोर रहेगा वंशवाद पे, परिवारवाद पे, तुष्टीकरण पर, वहीं कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से ये दिखाई पड़ रहा है कि वो जो महंगाई है उसका मुद्दा उठाएंगे, वो रोजगार का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि मतलब जिस तरह से मुद्दों को आना चाहिए सेंटर में, उन मुद्दों को लेकर के भी विपक्ष में कुछ न कुछ अभी उस तरह की कमी है, जिस तरह की आपसी तालमेल में हमें समन्वय की कमी दिखाई पड़ती है। केजरीवाल जी का अलग मुद्दा होता है, किसी दूसरी पार्टी का अलग मुद्दा होता है, कांग्रेस के अपने अलग मुद्दे हैं। लाल जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब अभी आप बात कर रहे थे विजय कौशिक जी के साथ में, तो उनको पहले पीएम मोदी ने जो लाल किले से बात कही थी, उनको एक बार समझना और उसके बारे में बात में चिंतन करने की जरूरत है। जी, चिंतन करने की जरूरत ये है कि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिकल उनका कोई ट्विस्ट है। पीएम ने जो बात कही थी वो ये कहा था कि हमने जो संकल्प लिया है इस लाल किले से भारत के विकास का, और 2047 का जो ये भारत होगा वो विकसित भारत कैसा हो, उसमें इन 3 चीज़ों को, भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण को वो सबसे बड़ी बाधा मान रहे थे। जी, वो एक तरह से कह रहे थे कि इनका कहने का है कि ये एक दीमक की तरह है जो हमारी डेमोक्रेसी के इथोस को खाए जा रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। क्या इस बात को आज विजय जी के यहाँ, आप कांग्रेस में ही आप सोचिए कि वर्किंग कमेटी की जो इतने सालों से पेंडिंग था कि वर्किंग कमेटी में CWC के कौन से मेंबर होंगे, नाम होंगे, अभी तक जो सोनिया जी के समय से जो CWC बना था वो चलता रहा है। अभी शायद मैं विजय जी को याद दिला दूं कि अभी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का महाधिवेशन था उसमें चुनाव भी होने था, और वो चुनाव नहीं हुआ, वो टाल दिया गया कि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ लोगों का नाम तय करके CWC का मेंबर बनाएंगे। ठीक है, अब ये इलेक्शन प्रोसेस है। तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई ये पार्टी में आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक सामने में लाके आपने ढिंढोरा पीटा कि 19-20 साल के बाद कांग्रेस ने एक नया पार्टी को अध्यक्ष दे दिया है, वो भी गैर गांधी परिवार का आपने लाया है। लेकिन ये CWC जो निर्णय करने वाले लोग हैं, पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनका कितना उसमें वो कौन लोग आते हैं जो ब्लॉक से, वहां जनपद से या राज्यों से चुन के आए हैं। रही बात जब आपने दूसरा उनको ये बताते हुए वो जिस तरह से उसको अपने तरह से एनालिसिस कर रहे थे, तो वो एक तरह से बेईमानी कर रहे थे। बेईमानी मैं इसलिए कह रहूंगा, नहीं मैं फिनिश कर दूं कि वो ये देखिए कि इस देश में 75 साल से हो क्या रहा है। हम जब देख रहे हैं कि आज ये समग्र विकास का दौर है। अगर आप ये देखिए कि अगर घर बन रहे हैं गरीबों के लिए तो सबके बन रहे हैं। ठीक है, उसमें कहीं तुष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगर ये भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो अक्रॉस हर सेक्शन में, हर ग्रुप में जिनके खिलाफ में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के हो रहा है, तो ये और भाई भतीजावाद के वंशवाद को आप देख लीजिए। तो क्यों ऐसा है कि यूपी में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु में देख लीजिए, वो जो परिवारवादी पार्टी है वो क्यों किस तरह से पूरे विकास के एजेंडे को मोड़ के पूरे अपने परिवार की तरफ ले आया है। ये सवाल जो है वो सबके लिए चुनौती का सवाल है। बिल्कुल, शिवम छाबड़ा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शिवम जी, जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि भाई या विपक्ष महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा लेकर के वो जाएंगे आपके खिलाफ, तो आप किस तरह से विपक्ष को, क्या आप कहीं ना कहीं विपक्ष का जो अंतर्विरोध है
संगठन को लेकर, मुद्दों को लेकर। उधर ममता बनर्जी फॉर पीएम का पोस्टर लगता है, इधर शरद पवार को सामना में पूछा जाता है कि भाई अपना पोजीशन तो क्लियर कीजिए, किधर है। उद्धव ठाकरे पूछते हैं। आप इन सब चीजों का भी लाभ उठाने वाले हैं शिवम जी? लालचंद जी, अभी तक चुनाव शुरू नहीं हुआ। हाँ, क्या पता नहीं कह रहा हूँ कि आप गोंडिया अलायंस को इस अलायंस को छोड़ते हुए दिखाई देंगे जी। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई जो बोल रहे थे कि साहब राहुल गांधी जी नहीं थी, भाई तो बार बार यही कहता हूँ कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पार्टी का अध्यक्ष केवल नाम तौर पर बनाया है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने उसी तर्ज पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया। आज भी ये पार्टी जो है 10 जनपद से चलती है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना। तो कहीं ना कहीं मैंने फिर कहा कि जब तक इस परिवारवाद का चाहते हैं कौशिक जैसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व करें, पर दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी रही है। मुझे लगता नहीं है कि उनका दूर कोई ऐसा कोई इनका कह सकते हैं ना इनका मौका मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रियंका जी यहाँ पर काबिज होंगे। स्पष्ट सी बात है, विकास वर्सेस घमंडिया अलायंस। ठीक है, लौटता हूँ। आप घमंडिया अलायंस कह रहे हैं बार बार, ठीक है, लौटता हूँ। विजय जी, आप कुछ बात रखना चाहते हैं? बार आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बात रखना चाहता हूँ। हाँ। पहली बात तो मेरे भाई तो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं इस तरह की भाषा सही नहीं है। हाँ। अगर मैं ये कहने लगूं कि भी 38 दल भाजपा के साथ हैं तो और जुड़ जाएंगे तो अलीबाबा 40 चोरों वाला ये गिरोह तैयार हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, यानी घमंडिया के जवाब में आप कह रहे हैं। हाँ, रखिए बात। हम ऐसा कहें तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हमारा ये मानना है मुद्दों की बात होनी चाहिए। मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात की, मोदी जी आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। ठीक है, लाखों करोड़ों पर खर्चे हो गए, एक भी स्मार्ट सिटी क्यों तैयार नहीं हुई? ठीक है, 9 साल के अंदर। ठीक है, आपका अधिकार है, जरूर आप ये सवाल पूछिए। बिल्कुल, इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, नमामि गंगे परियोजना हो, पीएम केयर्स घोटाला हो, विदेशी कर्ज बढ़ाने का, लेकिन उसमें ठोस लेकर आना होगा। कुछ सरकार है, कुछ ठोस रखना पड़ेगा, कुछ ठोस रखना पड़ेगा, नहीं तो राफेल वाले में मुद्दे उठाए वो खत्म हो गया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो मुद्दा भी बहुत अच्छा मुद्दा था, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम जो कमी रही, मीडिया सेल की कमी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने बात नहीं रख पाए क्या? आज भी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है वो। ठीक है, राफेल का सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकिन बात नहीं रख पाए और उस पर फैसला आ गया, ये भी बात है। चलिए, फिलहाल कोर्ट में मुद्दा कुछ और था। हाँ, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विजय कौशिक जी, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए, और शिवम छाबड़ा हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो ये आज की हमारी खास चर्चा थी जिसके तहत हमने बात की कि किस तरह से जो विपक्ष है उसका मुद्दा रहा है और विपक्ष के मुद्दे में क्या कुछ खास बातें। अब दिल्ली से खबर है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की एक नई परंपरा डाल दी है। विपक्ष की ओर से बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया है। तो बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आप सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मसले पर चर्चा कराती है, लेकिन एमएलए की मांग पर चर्चा ही नहीं कराती, उन्हें बाहर करवा देती है। बीजेपी का आरोप है कि सीएम केजरीवाल ने सभी नियमों का उल्लंघन करके अपने लिए शीश महल बनवा लिया, लेकिन इस पर विधानसभा में चर्चा नहीं करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हुआ, नई शराब नीति में घोटाला हुआ, लेकिन इन सभी मुद्दों पर चर्चा से अरविंद केजरीवाल भागते रहते हैं। इन पर कभी विधानसभा में चर्चा नहीं होती। तो बीजेपी विधायक के प्रश्नकाल की मांग पर भी डिप्टी स्पीकर का मानना था कि कार्यसूची में जो विषय दिए गए हैं उन्हीं पर चर्चा होगी, प्रश्नकाल होगा ही नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन लागू होने के बाद दिल्ली विधानसभा का यह पहला विशेष सत्र है। केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी अधिकारों की बहाली का दावा करते हैं और उधर एलजी ने इस विशेष सत्र को लेकर आपत्ति जताई है, लेकिन फिर भी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विशेष सत्र को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार घोटाले और दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अलग अलग विभागों में दर्जनों घोटाले किए हैं। आखिर यदि उनके दामन पर कोई दाग नहीं है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाते हैं?
अब अरविंद केजरीवाल अपने लिए राजमहल बनाएंगे जिसके ऊपर 53 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और कुल उसके ऊपर 179 करोड़ रुपये राशि खर्च हुई है, नक्शा उसका पास हुआ नहीं, और जो मकान बनाया गया जिसके ऊपर 53 करोड़ रुपया खर्च हुए, जो राजमहल बनाया गया, आखिर उसके लिए टेंडर कॉल नहीं किए गए। आप सारे नियमों का उल्लंघन करेंगे लेकिन फिर विधानसभा के अंदर चर्चा नहीं करवाएंगे, और यदि अपोजिशन के आरोपों में सच्चाई नहीं है तो फिर आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? अनुज यादव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, विधानसभा का सत्र और उसमें विशेष सत्र, पता नहीं, एक तो ये नई परंपरा डाल रखी है, गृह मंत्री ने भी संसद में कहा था कि ऐसी विधानसभा का सत्र जो कभी खत्म ही नहीं होती है। एलजी इस पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन चलिए सत्र अगर शुरू भी हो रहा है या सत्र चल भी रहा है तो उसमें दिल्ली के मुद्दों पर ही बात नहीं होती, तमाम मुद्दों पर बात होगी, किसी राजा की कहानी सुनाई जाएगी, लेकिन दिल्ली के मुद्दों पर ही बात नहीं होती। देखिए लालचंद्र, सबसे बड़ी बात यही है, मैं पिछले 15-16 अगर सत्रों की बात करूं, दिल्ली विधानसभा के जो सत्र हैं वो इसी तरीके से लाए जाते हैं। किसी भी सत्र का सत्रावसान नहीं होता है और विशेष सत्र के नाम पर कभी भी सत्र बुला लिया जाता है। और हमने कई बार लालचंद्र देखा है कि दिल्ली के विधानसभा के इन विशेष सत्रों के अंदर दिल्ली के मुद्दों को लेकर कभी चर्चा नहीं होती। कभी भी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार को निशाने पर लेना होता है, कुछ उसके खिलाफ बोलना होता है, तो वो विशेष सत्र बुलाते हैं और उसमें एक लंबा भाषण दे जाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं, केंद्र सरकार के बारे में बोलते हैं, उनकी नीतियों के बारे में बोलते हैं। आज भी विपक्ष के जो नेता हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उन्होंने वो 12 ऐसे मुद्दों को लेकर आए थे जो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखे थे, इन पर चर्चा होनी चाहिए। उसमें जो नई शराब नीति आई थी उसके अंदर जो घोटाले आए थे उस पर वो चर्चा कराना चाहते थे। दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री नया आवास बना है जिसको शीश महल का नाम विपक्ष ने दिया था, उस पर वो चर्चा चाहते थे, लेकिन दिल्ली के जो उपसभापति हैं उन्होंने किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने से उन्होंने इनकार कर दिया, जो डिप्टी स्पीकर हैं राखी बिड़ला। इसके बाद हालांकि काफी गहमी के बाद चर्चा शुरू हुई, विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो पूरी चर्चा के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर ही आरोप लगाते रहे, जबकि उपराज्यपाल ने सिर्फ इतना कहा था कि नियम और कानूनों के तहत किसी भी सत्र को बुलाना चाहिए। जब सत्र का सत्रावसान ही नहीं होता है तो फिर उन सत्रों को कैसे बुलाया जाता है? बिल्कुल ये तकनीकी सवाल है और कई सवाल है। फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अनुज, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं, बात करते हैं कुदरत के कहर की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खास तौर पर यह कहर टूटा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, राज्य में अब तक 60 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की तबाही हुई है और 60 लोगों के 5 दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। राज्य में नदियां उफान पर हैं, खासतौर पर ब्यास नदी के आसपास जो घनी आबादी वाले कुल्लू और मनाली हैं वहां पर भीषण तबाही देखी गई है। और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर है। बारिश और बाढ़ ने राज्य के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो कुदरत के कहर की वजह से पहाड़ी राज्यों में पानी और तेज हवाओं से जान और माल का भारी खतरा पैदा हो गया है। इससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं इन राज्यों में। लेकिन ऐसे मामलों पर भी राजनीति करने से कुछ राजनीतिक दल चूक नहीं रहे हैं और विकास परियोजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड की बात कर लीजिए तो वहां पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने 4 धाम विकास परियोजना पर सवाल उठा दिया और तबाही के लिए इन परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो सवाल यह है कि विकास परियोजनाओं से पर्यटन समेत स्थानीय लोगों को अनेक फायदे होते हैं, तो फिर ऐसा सवाल क्यों उठाया जाता है? ऐसे सवाल का क्या मतलब है? विकास परियोजनाओं में स्थानीय स्थितियों को देखते हुए ही विशेषज्ञ सलाह देते हैं और तभी निर्माण कार्य होते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा पर भला किनका नियंत्रण हो सकता है? पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदा के लिए अच्छी विकास परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहराना ये उचित बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। सुनते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुदरत के कहर पर क्या कुछ कहा है। हिमाचल की जनता से एक बार फिर अपील है कि नदी नालों के पास ना जाए,
घरों में रहें। तो और ज़्यादा अभी क्योंकि सभी सड़कें हमारी अवरुद्ध पड़ी है, बहुत बड़े लैंडस्लाइड्स आए हैं और काफ़ी जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है, जो बड़ी दुखद बात है। इस संकट की घड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने आप को बचा कर रखना है, घरों में रहना है और लैंडस्लाइड वाली जगह से अपने घर को खाली रखना है। और सरकार और प्रशासन और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां भी लैंडस्लाइड वाली जगह है वहां से जो भी परिवार है उनको सुरक्षित निकालकर अपने शेल्टर्स होम में जगह दी जाए। इस बार एक बार फिर आपदा बड़ी तबाही लेकर पिछले 48 घंटे में आई है। और सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा। कि जिस तरह से बारिशों ने इस बार नुकसान हिमाचल प्रदेश में किया है, बीच में थोड़ा थमी, लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश ने जैसे मंडी जिला में, अन्य जिलों में, सिरमौर जिला में, आज मेरे हमीरपुर में भी एक और जान चले गई। बहुत दुख होता है सब घटनाओं को देखकर। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने लगातार हिमाचल प्रदेश में मदद देने के लिए कहा भी और दी भी। पहले भी 12 NDRF की बटालियंस वहाँ पे लगी हुई थी और लगातार मदद कर रही थी। एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ी तो हमने वो भी दिया वहाँ पर। जो जो राज्य ने मांगा हमने अपनी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की सेवा, सुविधा और मदद देने का कार्य किया है। हमारे संवाददाता संजय प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हिमाचल से। संजय जी, क्या है इस समय की स्थिति और क्या बारिश और बाढ़ से कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है राज्य की जनता को? लालचंद, निश्चित रूप से आज बारिश नहीं हुई है, इसलिए कुछ राहत मिलती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई है। हालांकि चंडीगढ़ शिमला हाईवे जो है वो अब 2 तरफ से खोल दिया गया है, यानी 2 लेन पर जो है गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। लेकिन राज्य के विभिन्न इलाकों से अलग अलग खबरें जो आ रही हैं वो चिंता की बात है। जैसे कांगड़ा में वहाँ के परमार नगर इलाके में करीब 12 मकान जो है पूरी तरह से जमींदोज हो गए, भूस्खलन हुआ है। लेकिन ये भूस्खलन सोमवार की बारिश में हुआ था, जिसकी जानकारी आज मिली है। आज ही मुख्यमंत्री ने भी कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा का हवाई सर्वेक्षण किया है, जहां पौंग डैम के पानी के कारण कई लोग, बड़ी संख्या में जो लोग फंसे थे, उसमें से करीब 1000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आप जिक्र कर रहे थे कुछ राजनीतिक कारणों का भी। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम फिर भी लोगों की हर संभव मदद करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।